सभी को नमस्कार। जितने लोग ज्वाइन हुए हैं आज के सेशन में, उन सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर रायदास, एमबीबीएस, मुंबई से। आज हम जो भी बात करेंगे तो बेसिक पे बात करेंगे कि बीमारी होती क्यों है, बीमारी होने का कारण क्या है। तो जो ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जैसे अभी पुनीत जी ने कहा कि ये जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। आखिर ये है क्या, ये हम क्यों बेचना चाहते हैं? क्योंकि मार्केट में आज फूड सप्लीमेंट के नाम पे बहुत सारी चीजें बेची जा रही हैं और लोग लेते भी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि जो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जिसको कि हम लोग मराठी में लाम पल्ले से आजार बोलता है, तो लाम पल्ले से आजार, बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीजेस, ये होती क्यों है आखिर? अचानक हमें पता चलता है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का पैरालिसिस हो गया है, किसी का किडनी फेल हो गया है, किसी को डायबिटीज हो गया है। आज देखा जाए तो 5 लोगों का टेस्ट करने पे एक आदमी डायबिटिक निकल ही जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो लंबी बीमारियां अचानक हमारे सामने क्यों आ रही हैं, तो इसका मेन कारण अगर जानना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें जीवन में क्या 3 चीज आवश्यक है। ये 3 चीज जो है, जो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, ये हमको पता है कि ये न्यूट्रिशन, जो खाना खाते हैं हम लोग, दूसरा पानी, और तीसरी हवा, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं। ये 3 चीज के बगैर तो कोई जी नहीं सकता है मेरे ख्याल से। अगर इस चीज को अगर आप समझ गए तो ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, अभी जो समझाने जा रहा हूं कि बीमारी का कारण क्या है, तो आप अपने आप को बचा भी सकते हो और इसको ठीक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, जो स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है एनर्जी के लिए, प्रोटीन की जरूरत होती है मसल बिल्डिंग के लिए, और फैट की जरूरत होती है, और उसके साथ में हमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, फ्लेवोनाइड्स है, ऐसे भी चीजों की जरूरत होती है। तो जैसे मैं ये गिना रहा हूँ ये सारे विटामिन सारे, तो क्या आज हमारे भोजन में ये सारी चीजें मिल रही है क्या? जो हमारा स्टेपल फूड है, 3 चपाती या 4 चपाती या राइस या दाल या एक सब्जी, तो ये सारी चीजें हम दे रहे हैं क्या? अगर हम नहीं दे रहे हैं तो अचानक कोई ना तो कोई बीमारी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तब हम बोलते हैं कि अरे मुझे क्यों हो गया ये बीमारी, मुझे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, पैरालिसिस हो गया, किडनी फेल हो गई, मेरा प्रॉब्लम ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने उसके ऊपर पहले से ध्यान नहीं दिया। तो एक चीज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने से पहले अगर बीमारी को बचा लिया जाए तो उत्तम है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूं कि ये 3 चीज जो हम लेते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी लेते हैं और हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये 3 चीज हमारे बॉडी में जाकर करती क्या है, आखिर इनका काम क्या है वहां पर? तो ये तीनों चीज मिलकर एक मेटाबॉलिज्म, चयापचय की क्रिया करते हैं। ये जो होता है सेल में होता है। जैसे कि सेल सेल हमारी बॉडी का एक कोशिका जिसको बोलते हैं हम लोग, एक बेसिक पार्ट है। ये सेल से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। ये सारी चीजें जो बॉडी बनी है एक सेल से बनी हुई है। ऐसे हमारे बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स है, और ये 60 ट्रिलियन अलग अलग तरह के सेल हैं। जैसे कि अभी पुनीत जी बार बार बोलते हैं कि 220 प्रकार के सेल हैं। हमारी आंखों का सेल अलग है, हार्ट का सेल अलग है, लंग्स का सेल अलग है, इंटेस्टाइन का सेल अलग है। ये सारे सेल अलग है, 220 तरह के सेल हैं। अब इन सेल को क्या चाहिए, क्या हम गिन कर देते हैं क्या? सवाल होता है यहाँ पर कि क्या हम ये सारी चीजें जो गिन कर देते हैं, कि जैसे हमारे हार्ट को कैल्शियम चाहिए क्योंकि वो 72 बार 1 मिनट में धड़कते चले जा रहा है और कई सालों से धड़कते चले जा रहा है। हम सो जाते हैं, हमारी सांसें चलती रहती हैं, हम खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह लैट्रिन जाते हैं।
ये सब क्या है? नेचुरल। ये सब क्या होता है? तो इनको क्या चाहिए? कुछ चाहिए रहता है, क्या हम उसको देते हैं क्या? अगर नहीं देते हैं तो हमें बीमारी आनी ही है। अब ये जो ग्लूकोज है या प्रोटीन है या विटामिन है, ये सारे जो है, माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है। हमारे बॉडी में एक पावर हाउस होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। वहां पर जाकर इनका विघटन होता है, और ये विघटन करने वाला, इनको जलाने वाला, ग्लूकोज को जलाने वाला है वो ऑक्सीजन। तो लोगों को पता ही नहीं कि ऑक्सीजन हम क्यों ले रहे हैं, आखिर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा क्यों रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है कि हमारे ग्लूकोज को, प्रोटीन को सेल के अंदर जलाता है, एक सेगड़ी है। अब ग्लूकोज जलने के बाद में हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है। हमने खाना खाया, दिन भर काम किया, फिर से वो ग्लूकोज खत्म हो गया, फिर भूख लगती है। ये सारा प्रोसेस जो है चलते रहता है हमेशा। लेकिन इसके बीच में ये प्रोसेस चलता है, चयापचय की क्रिया, जो मेटाबॉलिज्म है, उसके कारण बहुत सारी गंदगी भी निकलती है। जैसे कि हमें एटीपी मिल गया, एनर्जी मिल गया, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देते हैं और फिर ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन उसके साथ में बहुत सारी गंदगी और निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। ये जो सेल में जो ऑक्सीजन करता है, ये ऑक्साइड बनाता है। ये जो फ्री रेडिकल जो तैयार होता है, यही घातक है। ये फ्री रेडिकल को ROS भी कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस। मतलब ये ऑक्सीजन जो है रिएक्टिव है, सजीव है, ये मारक है, ये मारता है लोगों को। तो ये फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल के नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पेरोक्सिल ग्रुप, पेरोक्सीनाइट्राइड, सुपर ऑक्साइड। ये सारे फ्री रेडिकल हमारे शरीर में चलना चालू हो जाते हैं। लेकिन अब इसका उपाय क्या है? इतने सालों से तो हम जी रहे हैं, तो आज ही डॉक्टर क्यों बता रहा है कि भाई फ्री रेडिकल से सारी बीमारियां होती है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट रेडी है उसको काउंटर करने के लिए। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये जो प्रोसेस चल रहा है, मैंने जो बताया, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन मिलकर एटीपी बनाते हैं, इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे नेचर में दो प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे कि लोहा बाहर रखा हुआ है, उसको जंग लग जाता है, ये ऑक्सीजन और पानी की वजह से होता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो दुष्प्रभाव होता है, जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, उसको काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। जैसे हमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसी तरह ऑक्सीजन को काउंटर करने के लिए, ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव को काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से एंटीऑक्सीडेंट क्या है वो भी समझ गए आप लोग। मेरे ख्याल से एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये हमारे शरीर में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी पावर कहते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो हमारा प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर में इनबिल्ड है, बनता रहता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट को एंजाइमेटिक भी बोलते हैं, जैसे CoQ10 हुआ, ग्लूटाथायोन हुआ, बहुत सारे एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर में प्राइमरी। और ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट ही मेन काम है। और ये जो है हमारे शरीर में, जब हम बच्चे रहते हैं, बचपने में ये 100% हमारे शरीर में रहते हैं। और ये हमेशा जितनी बार ये फ्री रेडिकल्स आते हैं, उनको काउंटर करते चले जाते हैं, काउंटर करते चले जाते हैं। और हम पढ़ाई लिखाई करके शादी भी कर लेते हैं, काम करते हैं, बच्चे पैदा हुए, 40 उम्र आते आते, 40 की उम्र आते आते ये एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, इनबिल्ड जो इम्यूनिटी होती है, वो 40 से 50% डाउन हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 40 या 50 के बाद में ही सारी बीमारियां क्यों होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 40 उम्र के बाद में ही ये सारी बीमारियां क्यों होती हैं। क्योंकि हमने क्या किया है कि जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट था, जो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट था, उसको हमने एग्जॉस्ट कर दिया, उसको यूज कर लिया है, और उसके बदले में हमने अपने शरीर को कुछ दिया नहीं, सिर्फ उसके साथ काम करते रहे, उससे खटते रहे, झगड़ते रहे, लड़ते रहे, टेंशन ले लेके सारी चीज करते रहे। इसकी वजह से वो आधा खत्म हो गया है। अब आपको 40 के बाद में बीमारियां होनी चालू होंगी।
पता चलता है डायबिटीज हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, आज 40 में भी हार्ट के प्रॉब्लम आ रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब वो 70-60 जाते जाते एज, ये 70% डाउन हो जाता है, और 60-70 के बाद में ज्यादा करके कैंसर होने की संभावना होती है। अल्जाइमर हुआ, ये सारी बीमारियां जो है 60-70 के बाद में चालू हो जाती है। इसका मेन कारण जो है, ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट को हमने यूज कर लिया और उसकी जगह पे हमने उसको कुछ दिया नहीं। अब सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं। सेकेंडरी ऑक्सीडेंट जो होता है, रिजर्वेटॉल, कैरोटेनॉइड्स, विटामिन ए, सी, ई, बहुत सारे मिनरल्स, सेलेनियम, कोबाल्ट, ये भी हम हमेशा अपने भोजन में लेते रहते हैं। लेकिन प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट और सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट में फर्क क्या है? प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट का पावर इतना पावरफुल रहता है कि उसका एक मॉलिक्यूल मिलियंस ऑफ फ्री रेडिकल को काउंटर करने की क्षमता रखता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी जो है, यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि एसओडी जो है वो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है। तो एसओडी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं एसओडी एसओडी। तो ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये हमारे एक मॉलिक्यूल 1000 मिलियंस फ्री रेडिकल्स को काउंटर करता है। लेकिन जो सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एक ही फ्री रेडिकल को काउंटर करता है। तो आज जो हम लोग खा रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो सारी चीजें कि मैं ये खा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये कर, लेकिन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, एग्जॉस्ट कर दिया है वो। ये बीमारी होती क्यों है? अभी बीमारी होने का कारण क्या होता है कि जब ये एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल में इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब क्या है कि जब फ्री रेडिकल आपके शरीर में ज्यादा हो जाता है, तो ये आपको बीमार कर देता है। अब ये देखना है कि फ्री रेडिकल ज्यादा कब होता है। फ्री रेडिकल ज्यादा होगा कब होगा? जब हम 3 चीज शरीर में जो लेते हैं, जैसे भोजन हुआ, पानी हुआ, इसी के अंदर हमारा ये बीमारी का कारण छुपा हुआ है। जैसे भोजन में हम लोग बोलते हैं जंक फूड लिया, प्रोसेस फूड लिया है, इसलिए बीमारी हो गई है, ये सब। उसका कारण क्या है? ये जंक फूड, प्रोसेस फूड लेने से फ्री रेडिकल ज्यादा शरीर में निकलते हैं, या हमने गंदा पानी पिया, या हमने ऑक्सीजन जो लिया है वो पोल्यूटेड है, पोल्यूटेंट हमारे शरीर में जा रहे हैं, या हम ज्यादा रेडिएशन ले रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या एक्सरे रेडिएशन है, आजकल बहुत सारा रेडिएशन का फंडा हो गया है। ये सारी चीजें रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो आज अभी मार्केट में जाने के बाद आप देखोगे कि हर फ्रूट पे व्हाइट पाउडर लगा हुआ है, पेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें हम लोग ले रहे हैं। तो क्या होगा? जब गंदा चीज डालोगे तो गंदा ही निकलेगा, तो फ्री रेडिकल ज्यादा ही निकलेगा। जब फ्री रेडिकल ज्यादा निकलेगा, तो ये फ्री रेडिकल क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में ज्यादा मात्रा में घूमते हैं, और घूमते घूमते वो हमारी जो आर्टरी, वेन, जिसको हम लोग सीरा धमनी कहते हैं, उसके इंटरनल लाइनिंग को, इंडोथेलियम को डैमेज करते चले जाते हैं। और वो डैमेज होने के बाद में मतलब एक खरचटन हो जाती है, घसरण हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये सारी बीमारियों का कारण है ये फ्री रेडिकल के द्वारा इंडोथेलियम को डैमेज करना। अब इंडोथेलियम का डैमेज है ब्रेन में भी हो सकता है, या हार्ट में भी हो सकता है, या किडनी में भी हो सकता है, या लीवर में हो सकता है, कहीं भी ये डैमेज कर सकते हैं। और जैसे ही डैमेज होता है, वहां पर हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे प्लेटलेट, कैल्शियम, बहुत सारे सेल्स रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, वो जाके उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, वहां पे एक गांठ बन जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, या गांठ बन के वो कैंसर का रूप ले लेती है। इस तरह से वो अचानक से हमारे सामने आ जाती है कि हमें ये बीमारी हो गई है, हमें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, हमें बोन का प्रॉब्लम हो गया है। ये सारी जो चीजें हैं, ये फ्री रेडिकल की वजह से होती है। अगर ये बात आप समझ गए कि ये फ्री रेडिकल क्या है, अभी मैंने बताया जैसे कि फ्री रेडिकल, अभी ये जो मैंने बताया कि बाहर से जो हम लोग लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर जो डैमेज चलता रहता है, हमारे अंदर इंटरनल जो हमारे सेल टूटते बनते रहते हैं, उनको भी निकालने का प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए। जैसे इंडोथेलियम टूट गया, फाइबर टूट गया, इंफ्लेमेटरी सेल्स तैयार हो गए, ये सारे जो सेल्स तैयार हो जाते हैं, उनको निकालने की क्षमता हमारे
एंटीऑक्सीडेंट में या हमारे फूड में या इन्फ्लेमेशन को निकालने की क्षमता हमारे खाने में होना चाहिए। अगर ये कचरा नहीं निकाल पा रहे हो, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बीमार होना ही है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई, तो ये सारा बीमारी जो है एंटीऑक्सीडेंट की कमी से ही होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट की कमी से जो भी बीमारी होती है, जो फ्री रेडिकल से, जैसे मैंने बताया कि लंबी बीमारियां, कैंसर, पैरालिसिस या आपका डायबिटीज, ये सारी चीजें जो है फ्री रेडिकल का ही नतीजा है। अब ये फ्री रेडिकल का एक कारण हो गया कि भाई एंटीऑक्सीडेंट हमें लेना चाहिए, और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब ऑक्सीजन की वजह से जो भी स्ट्रेस हो रहा है, उसको हम लोग एक बीमारी का नाम किए हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दूसरा कारण मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन, जैसे कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गई, कहीं भी हो गया, कुछ भी हो गया, वो एक दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन। उसमें वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसके अंदर फंगस हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकता है। और चौथा कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज। पांचवा कारण होता है हमारा लो इम्यूनिटी पावर, हमने उसको न्यूट्रिशन दिया नहीं है, इसकी वजह से हमें भी। और लास्ट जो ऑटो इम्यून डिजीज है, वो कब होता है कि जब हमारा सेल किसी चीज को पहचान नहीं पाता है, तो उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होने की संभावना, और इस बीमारी का तोड़ जल्दी डॉक्टर के पास नहीं है, वो जल्दी कर नहीं पाते हैं। ये सारी चीजें जो है एक दो दिन में नहीं होती हैं, ये सालों साल लगता है। ये सारी बीमारियां हम एक वर्ड में बताएंगे कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेज है। आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, आप वॉकिंग नहीं करते हो, आप योगा नहीं करते हो, आप खाने में ध्यान नहीं देते हो, आप जो हवा ले रहे हो उसमें ध्यान नहीं देते हो, तो ये कारण है। ये कारण से ही आपको ये जो लंबी बीमारियां होती हैं, ये इसी का कारण है। और उसके ऊपर जो हमने ये जो तोड़ लेकर आया है, ये जो हमने बायोसेलिक्स का जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं, ये उसका तोड़ है। मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट मुझे तो आज तक दिखाई नहीं दिया कि इसके अंदर जो जितनी बीमारियां मैंने बताई, ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेटिव, सभी चीजों के लिए तोड़ है। अब ये प्रोडक्ट जो बनाया गया है, ये जो प्रोडक्ट जो इसका बेस है, इसका बेस है 18th सेंचुरी के पहले शुरू होता है। 18th सेंचुरी में एक एप्पल पाया गया था स्विट्जरलैंड में, जो एप्पल 4 से 6 महीना रख दो खराब नहीं होता था, उसको कट करके रख दो हील हो जाता था। मतलब उसमें सेल्फ हीलिंग पावर था। फ्रेड जूली नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने मोबिली बायोकेमिस्ट्री, इनकी संस्था है, वहां पे इसका कल्चर की करना चालू किया। कल्चर करने के बाद में इसको नाम दिया फाइटोसेल टेक। फाइटोसेल टेक का मतलब होता है एन इनोवेटिव प्लांट सेल कल्चर मेथड। और इस मेथड से हमारे दो इंग्रेडिएंट हैं, जो एप्पल है, दूसरा है अंगूर, मैलेस डोमेस्टिका बोलते हैं, सोलर वाइटिस बोलते हैं। ये दो चीज जो है स्टेम सेल है। अब ये स्टेम सेल और एंटीऑक्सीडेंट से दो अलग अलग चीजें हैं। अब ये स्टेम सेल क्या काम किया है? ये स्टेम सेल ये जो है ना, मीजेनकाइमल सेल है। मीजेनकाइमल सेल मतलब ये अनडिफरेंशिएटेड अनप्रोग्राम सेल है। ये क्या करता है कि ये जो भी कमी होगी आपके शरीर में, जो भी सेल कम होगा, जो भी लीवर हो या किडनी हो या आपका हार्ट हो, उसको बनाने की कोशिश करता है। मेसेंकाइमल मतलब प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव मतलब सुन, अभी मैं एक उदाहरण दूंगा कि आपकी स्किन हर दिन झड़ते जा रही है, आपका नाखून हर दिन बढ़ते जा रहा है, आप काटते जा रहे हो, आपका बाल बढ़ता है, आप बाल काटते हो, आपको जख्म हो जाता है, मसल कट हो जाता है, ऑटोमेटिक हील होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रीजनरेशन प्रोसेस ऑलरेडी इनबिल्ड है। हमारे भगवान ने हमको ये सारी चीजें दी है, भगवान ने हमको ये सारी चीजें दी है ऑटोमेटिकली। ये बनते हैं, मतलब इनका जब सेल बनता है तो पहले जो प्रिमिटिव रहता है बहुत छोटा रहता है, और ये सारे सेल जो है बोन में बनते हैं, बोन इंड, हमारे बोन के जो जितने इंड है, बोन मैरो, वहां से बनते हैं। ये प्रिमिटिव सेल है। ये प्रिमिटिव सेल जो होता है, ये किसी भी सेल को, आपके शरीर के किसी भी सेल को बनाने की क्षमता रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो स्टेम सेल है, और फिर उसके बाद में
हमारे पास ग्रेप से ग्रेप से लिया हुआ है, और रेड ग्रेप से लिया हुआ रिजर्वेटॉल है, राइट, रिजर्वेटॉल है। और एक चीज है जिसका बहुत नाम लेते हैं, एसओडी, मेलॉन एसओडी। ये तरबूज है, ये तरबूज में एसओडी मिलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एसओडी मतलब सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये सुपर ऑक्साइड को डिसम्यूट करता है, और ये इसमें पाया गया है, और ये कंपनी ने हमारे प्रोडक्ट में डाल रखा है। मतलब जो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट हमने छेड़ कर दिया है, उसको ये बनाने की कोशिश करेगा। तो एक बहुत बड़ा काम होने वाला है यहाँ पर। दूसरा, रिजर्वेटॉल। रिजर्वेटॉल के बारे में मैं बात करूंगा। रेड ग्रेप से या बहुत सारे ग्रेप से लिया हुआ है। ये जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट फेलियर में काम आता है, ब्रेन के सेल को बनाने में काम करता है, ऐसे बहुत सारे सेल को बनाने में काम करता है। यहाँ पे अकाई बेरी की बात करूंगा, ब्राजीलियन सुपर फूड है। अभी मैं यहाँ पे अकाई बेरी की बात करूंगा, तो जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है? तो इसके लिए एक मेजरमेंट है। एंटीऑक्सीडेंट को मेजरमेंट करने के लिए उसको उसको उसका फुल फॉर्म है ओरैक वैल्यू। तो हर फ्रूट का एक ओरैक वैल्यू होता है। तो ओरैक वैल्यू का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। मतलब ऑक्सीजन रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की, आत्मसात करने की कैपेसिटी हमारे ये फ्रूट में कितना है, उसको मापा जाता है। ये देखा गया है कि अकाई बेरी में सबसे ज्यादा ओरैक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट पड़ा हुआ है, या ब्लूबेरी में, या रेड इसके अंदर है, या ये जितने हैं एंजाइमेटिक, कोक्यू10 है, एस्टाजेंटिन है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी से भरे हुए हैं। जैसे क्लोरेला है, बहुत सारा विटामिन है, विटामिन है, ओमेगा 369 है, ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी। अभी ओमेगा फैटी एसिड है। अब ये फैटी एसिड क्या करता है? ये हमारे ब्रेन को बनाने का काम करता है। ये ओमेगा 369 जो है, ये हमारे सेल के मेम्ब्रेन को बनाता है। हमारा सेल का मेम्ब्रेन जो है लाइपोप्रोटीन से बना है। लाइपोप्रोटीन, लाइपो मीन्स फैट और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ये दो चीज मिली हुई है। तो ओमेगा 369 जो भी डैमेज सेल है, उसको फिर से बनाने का काम कौन करता है? ओमेगा 369। तो सर मेरे ख्याल से ये जो है, और बहुत सारे विटामिन है यहाँ पे, और ये इंग्रेडिएंट जो मैंने बताए हैं, वो जो मैंने बताया बीमारी का कारण, उससे मैच करते हैं। अब अगर ये मैच करते हैं, इनका ओरैक वैल्यू आप स्टडी कर लीजिए। अगर ओरैक वैल्यू सबसे ज्यादा है हमारे प्रोडक्ट का, तो ये सबसे अच्छा काम करेगा, और ये प्रोडक्ट सारी बीमारियों पे काम करेगा, सिर्फ मौत को छोड़कर। धन्यवाद सर, थैंक यू। अभी कुछ देर में फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर करूंगा। ठीक है सर? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी दी सर आज आपने हमें सब लोगों को। अब पीसीबी सर ने हैंड रेज किया, मैंने उनको अनम्यूट लिंक भेजा है। हाँ सर, मैं प्रकाश चंद्र विश्वास फ्रॉम त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। तो मेरा एक्चुअली एक कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी हुआ। यहाँ पे मेरा हार्निया डिटेक्ट हुआ, हाइटस हार्निया, और कोलोन में थोड़ा इशू है। तो इसके लिए क्या ये प्रोडक्ट काम करेगा? डॉक्टर साहब मैंने लिंक भेजा आपको। हाँ, हेलो। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, जरा मैं फिर से सुनूं क्या? एक बार सर वापस बोलिए, आपकी प्रॉब्लम क्या थी? मेरा प्रॉब्लम हाइटस हार्निया मतलब वो जो स्टोमक है ना, आप बोलो क्या प्रॉब्लम है, वो समझ गया मैं। गैस का प्रॉब्लम है खाने में। जो चीज मैं खाता हूँ तो वहाँ पे वो म्यूकस जा रहा है। लास्ट 6 महीने से, 7 महीने हो गया, म्यूकस जा रहा है। हाँ, वो म्यूकस जा रहा है बहुत दिन से। जो दवाइयाँ खा रहा हूँ तब भी हो रहा है। म्यूकस कहाँ से जा रहा है? लैट्रिन के रास्ते से जा रहा है? हाँ, म्यूकस ये जो है ना, चिकना संडास हो रहा है क्या आपको? चिकना संडास हो रहा है? जो भी खाता हूँ ना, अच्छा से वो हजम नहीं होता है और गैस होता है ज्यादा। हाँ। अच्छा, आपका नाम जो भी है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हाइटस हर्निया क्या होता है कि हमारा जो है पेट और छाती को
पेट और Yes, छाती को जो है अलग करने के लिए एक डायफ्राम है, डायफ्राम में एक पर्दा है। वो हाँ, डायफ्राम है। और जब हमारी जो अन्न की नली जाती है ना नीचे, अन्न के नली नीचे जाती है ना, तो वो हाँ। नली जो है ना, वो नली घूम के जो है ना, वो सुराख में वापस आ रही है आपकी। इससे आपका जो पूरा सिस्टम है ना बिगड़ गया है। इसके लिए ऑपरेशन करना ही सही है, क्योंकि उसको नीचे करके फिर उसको वो लोग टाइट कर देते हैं, फिर वो बार बार जाता नहीं है। अब इसमें क्या हो गया है कि आप बार बार खाने में गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि हाइटस हर्निया है, इसके लिए वो एसिडिटी होता है, अल्सर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हेलो, तो हाँ, तो डॉक्टर बोल क्या रहा होता है है? जो, हाँ, जो यहाँ पे कुछ दिन मेडिसिन खाने के बाद नहीं होगा तो बाद में ऑपरेशन होगा, अभी नहीं, अभी अच्छा कुछ नहीं। अच्छा, तो उसके लिए आपको ना पेट हमेशा खाली रखना पड़ेगा। एकदम खाना हाँ, ज्यादा भर भर के खाओगे तो वो कम कम वापस खाना है, ठीक उल्टा ठीक ठीक, हाँ, उल्टा वापिस उल्टा नॉर्मल। उल्टा घूम के जाएगा वो हाँ उल्टा हाँ घूम के जाएगा। लेकिन भाई हमारा जो प्रोडक्ट ले लोगे ना, आपका हाँ। एसिडिटी भी कम हो जाएगा, आपका लेटरिन भी साफ होना चालू हो जाएगा, और जहां पे हम्म, भी नुकसान हो गया है तुम्हारे, हम्म, वो फिर से हील हो जाएगा। आप देख लो हम्म। खा के, ठीक हाँ, है? खाना खाना मैं अभी ज्यादा ज्यादा नहीं खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा खा के, हाँ, हाँ। न्यूट्रिशियस देखो वो क्या है, डॉक्टर खाना ने ज्यादा। ऐसा ही बोला अभी हमें अभी कि वहाँ अभी पे मैं क्या बोल रहा टेंशन हूँ, नहीं लेना है, वो आराम से नहीं ठीक हो नहीं, जाएगा धीरे धीरे। मैं क्या बता रहा हूँ आप सुनिए। आपको खाना ज्यादा नहीं लेना है, मतलब खाना तो लेना है, न्यूट्रिशन तो चाहिए। चाहिए, हाँ हाँ, लेकिन कम लेना है। हेलो, न्यूट्रिशन अगर पूरा नहीं मिल रहा है तो एक सैचेट ले लो ना आप। एक सैचेट ले लो, आपका पूरा न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, फिर खाओ चाहे नहीं खाओ। समझ गए बात? ठीक ठीक। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत है सर हेलो। आपका, वेलकम। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से बोल रहा हूँ। तो एक बंदा को डायलिसिस चल रहा है, उसमें ले सकता है कि नहीं सकता है, अगर डॉक्टर साहब बता दे तो। मैं डॉक्टर साहब को भी अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ सर, क्योंकि ये इससे पहले भी 2-3 केस आए थे कि डायलिसिस इनको चल रही है, क्या वो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं? हेलो। यस हाँ सर। सर। हेलो। हाँ, मेरा एक डायलिसिस पेशेंट है, वो ले सकता है कि वो ले सकता है या तो? अच्छा, एक्चुअली क्या है, कितनी बार, हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है? उसको 3 बार करना पड़ता है। ओके, 3 बार। मतलब सीरम क्रिएटिनिन कितना है उसका? सुना नहीं है मुझे तो कोई। सीरम क्रिएटिनिन उसका जो ये रहता है ना, क्रिएटिनिन लेवल, वो क्या हाँ, 7 है, 8 है, 10 है, कितना है? अच्छा, नहीं ऐसा पूछा नहीं मैंने, उन्होंने ठीक है, जस्ट ज्यादा ही पूछा। होगा। हेलो हेलो हेलो, मैं बता रहा हूँ हाँ ज्यादा हाँ ही होगा। इसकी वजह हाँ से उसका तीन तीन बार करना पड़ रहा है। हाँ जी। तो एक्चुअली करना क्यों पड़ रहा है मालूम है आपको? ना, मालूम नहीं मैकेनिज्म क्या है। उसका मैकेनिज्म उसका ऐसा है कि उसकी किडनी फेल हो चुकी है, उसने हाँ जी, उसकी किडनी के सेल काम नहीं कर रहे हैं, राइट? ठीक और ये ठीक। जो डायलिसिस है वो टेम्पररी बेसिस है। टेम्पररी हाँ मतलब हाँ सिर्फ जब क्रिएटिनिन बड़ा हो जाता है। अब प्रॉब्लम ऐसा हाँ, होता है कि क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद में अगर समझो हम्म, डायलिसिस नहीं कराता है, तो वो जो है कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन में उसको इफेक्ट होके वो कोमा में जा सकता है। इसलिए उसको बार बार ये डायलिसिस कराना पड़ता है, राइट? हाँ हाँ लेकिन क्या हाँ है जी, कि उस डायलिसिस के साथ में पानी कम लेने को बताया जाता है, कुछ भी नमक कम लेना है, पानी कम लेना है, बहुत सारी चीजों का अवॉइड करना पड़ता है। ये सारी चीजें हम्म बताई जाती है वहां पे, राइट? हम्म बताने से क्या होता है कि, लेकिन इसमें इलाज कहाँ है, ट्रीटमेंट कहाँ है कि भाई फिर से वापस नॉर्मल पे आ जाए? या उसको हम्म डायबिटीज है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके उसके खून में बहुत गंदगी है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब बढ़ गया है उसका, राइट? बहुत सारा गंदगी। तो उसका खाने का भी जो कंट्रोल करना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन युक्त पदार्थ ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें उसको उसका डॉक्टर बताता है, राइट? लेकिन अगर किडनी को फिर से ठीक करना है, अगर किडनी को फिर से रीजनरेट करना है या फिर से बनाना है, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये अगर एक से शुरू करेगा तो भी चलेगा। अच्छा एक अच्छा से भी अच्छा। शुरू करेगा ना, धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे, लेकिन क्या है, तुरंत नहीं है डायलिसिस बंद करना है, डायलिसिस है तुरंत ना, बंद मैं नहीं करना। वो डायलिसिस जैसा चलेगा, डायलिसिस चलते रहेगा। जैसा उसका सीरम क्रिएटिनिन कम होता जाएगा, उसके हिसाब से धीरे धीरे 2 टाइम करना है। फिर कम से कम 3 से 6 महीना पकड़ के चलो, फिर बाद में डोज हाँ बढ़ाने, क्योंकि वो उसका किडनी का जो सेल है ना पूरा मर गया है, खत्म हो गया है, हम्म सूख गया है। तो ठीक हम्म होने के लिए जो है
और पूरा सिस्टम को ठीक होने के लिए, मतलब उसका हार्ट भी ठीक होगा, उसका लंग्स भी ठीक होगा, उसका ब्रेन भी ठीक होगा। ये प्रोडक्ट से मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक जगह काम नहीं होगा, सिर्फ किडनी पे नहीं होगा, इसके पूरे ओवरऑल बॉडी पे काम होगा। ये बात समझो। तो एक से शुरू करो और कम पानी पीने को बोलो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 2-3 लीटर बताते हैं ऐसा नहीं करो, जितना पीता है उतना पिएगा, खाली जबान के नीचे रख लिया करे एक सैचेट डेली का। एक 10 दिन 15 दिन में क्या रिपोर्ट है बताइए आप। क्रिएटिनिन भी देख लीजिए, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ। चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ठीक ठीक या भूल, सही या गलत, आप जरा प्लीज बता दीजिएगा। क्योंकि मेरा उम्र है 67, ठीक है। तो मैं ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत स्वास्थ्य हूँ, मतलब हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैं वॉकिंग वगैरह करता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। तो कोई भी वो दूसरा कुछ नहीं है, मतलब मेरा बीमार वगैरह कुछ भगवान का आशीर्वाद से नहीं है। तो मेरा क्या है, मैं सुबह क्योंकि 5 बजे उठ जाता हूँ, उठ के निकाल जाता हूँ, मतलब तो थोड़ा पानी वानी पी के। तो मैं सुबह ये लेने का जो वो किया ना, मेरा नींद अपने आप मैं देख रहा हूँ आजकल 4:30 बजे नींद टूट रहा है। वो मैंने मतलब उस सैचे लेके सोता हूँ खाने के लिए, वो लेने के लिए। मैं लेने का बाद तो 20 मिनट बाद पानी पीता हूँ, 1 घंटा बाद। हेलो साहेब, हेलो, बोर्डे साहेबांना सांगा जरा 5 मिनिटं थांबा। एक घंटा बाद चाय वगैरह पीता हूँ। और एक मेरा ये क्या हुआ, रात को 9:30 बजने का बाद ही मेरा आंख मोड़ के आता है, मतलब नींद आ जाता है। मतलब अभी भी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ड्राउजी हो गया। मैं सोने का समय हो गया, मतलब मैं सोने चला जाऊंगा, क्योंकि मैं 7 बजे डिनर ले लेता हूँ। तो ये ठीक ठाक चल रहा है क्या नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये सब ठीक ठाक चल रहा है। आप कितना सैचेट लेते हो? मैं एक ही लेता हूँ। एक ही ले रहे हो ना? तो हाँ जी। एक्चुअली क्या है, देखो क्या होता है कि ये हमको नहीं मालूम है कि हमारे शरीर में कितना कमी हो रहा है और किधर किधर प्रॉब्लम है, ये पता नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि जितना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फ्लेवोनाइड, पॉलीफिनॉल जो चाहिए, तो एक आदमी को मेरे हिसाब से कम 5 से 7 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना चाहिए दिन भर में। वो तो अच्छा 5 से 7 किलो बता रहा हूं मैं। 5 से 7 किलो है। हाँ, ये करते हो क्या आप? खाते हो क्या ये? डेफिनेटली नॉट। नहीं कर, क्योंकि हमारा पेट जो है ना वो उतना अलाउ नहीं करता है, राइट। हम वही सूखी 2-4 चपाती मीटिंग की या राइस खा लेते हैं, या आप कोलकाता में तो एक मच्छी उच्छी खा लेते होंगे, बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं खाते होंगे। इससे हमारे शरीर का जो 220 सेल है उसकी पुख्तता हो रही है क्या? वो पूरा हो रहा है क्या उसका न्यूट्रिशन? आपकी आंख का, आपके हार्ट का, आपके किडनी का हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको थकावट महसूस होगी, सब कुछ महसूस होगी। अभी आपने एक लेना चालू किया है, ये पूरा होने जा रहा है, आपको सारी चीजें मिल रही हैं, इसलिए आपको आराम से रात को नींद आ जा रही है जल्दी से, और सुबह जल्दी उठ भी जा रहे हो, समझे कि नहीं? तो जो खड्डा है वो भरते चले जा रहे हैं सर। हाँ जी। अच्छा सर, और एक बात है, मैं अगर 4-5 घंटा भी सो लेता हूँ ना, मेरा पूरा रिफ्रेश हो जाता है। काम करो, मेरा नंबर ले लो और फिर हम लोग पर्सनल बात करेंगे। मैं आपको क्या खाना है, क्या बताना है, वो पूरा बता दूंगा डिटेल में, ठीक है? प्लीज बताइए। हाँ, चलो। थैंक यू सर। तो सर अब जितेंद्र सर ने हैंड रेज किया। सर जितेंद्र सर, आपका स्वागत है। मैं अनम्यूट लिंक भेज रहा हूँ आपको। हेलो। हाँ नमस्ते सर, वेलकम सर। नमस्ते, गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र है। यस सर। मैं लंदन में था अभी पीछे, तो मेरी वहाँ अपॉइंटमेंट थी। मुझे वहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सितंबर ऑनवर्ड मुझे डायग्नोसिस हुआ कि मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो मेडिकल साइंस में तो जनरली क्या होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन का सर्जिकल इंटरवेंशन है, ठीक। लेकिन मुझे अल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेदिक पद्धति है या कुछ क्लेम करती हैं इस तरीके की कि भी जरूरी नहीं है कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन कराना पड़े। कोई न्यूट्रिशनल कुछ इस तरीके की मेडिसिन हैं, न्यूट्रिशन की, आप उनका अगर प्रयोग करते हैं और अपना डाइट फॉलो करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो रिजल्ट्स हैं कि वो डिसोल्व हो जाती है। इज इट पॉसिबल कि अगर मैं इस चीज को, जो आपका बायोसेलिक्स है, इस प्रोडक्ट है, किसी तरह की कोई टेस्टिमोनियल
या क्लिनिकल कोई एविडेंसेस हैं कि ये इसमें काम करती है? हेलो यस सर। डॉक्टर जितेंद्र। यस सर, आई एम डॉक्टर कंसल्टेंट साहब, न्यूरोफिजिशियन। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सर एंड एक्चुअली क्या है, हम लोग डॉक्टर है, मैं एमबीबीएस हूँ, राइट। ओके ओके मैं गुड भी रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ बॉम्बे से, केम ओके हॉस्पिटल से। गुड गुड तो एक्चुअली क्या है कि मैंने भी एलोपैथिक कर करके मतलब जितना होता था प्रैक्टिस करने के बाद में मैं भी डायरेक्ट आयुर्वेदा पे आ गया। आज ओके 15 साल से मैं आयुर्वेदिक के साथ में ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में आयुर्वेदा का स्टडी करते रहा हूँ। तो ओके ये जो एक दो टैबलेट है अपना, एक दो टैबलेट देते हैं लोग जो अपना एलोपैथिक याद नहीं आ रहा है मुझे, एलोपैथिक में देते हैं और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी देते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स। लेकिन क्या होता है कि आपका वजन कितना है? मेरा अभी रिसेंटली जब मैं वहां से यूके से मैं डिपार्चर हुआ, मैं आया हूँ इंडिया, क्योंकि मैं अभी जॉब को रिजाइन नहीं दिया है। तो वहाँ मेरा जो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है यूके के अंदर, बड़े पुअर वो है मैनेजमेंट मेडिकल का ना। तो वहाँ वेटिंग मेरी 6 मंथ की थी। मैंने कहा इतने तो मैं निपट लूंगा, तो इंडिया आ गया मैं वहाँ छोड़ के ना। नहीं तो वेट यहाँ कितना है अभी इस समय पे अभी आपका? मेरा प्रेजेंट में पेज है एज है 4 सॉरी वेट है 47 kg और एज है बस। मेरी 53। तो आप एक्चुअली 43 वेट में ये होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, कितना 47 एमएम की का है? कितना एमएम का है? अभी जो डायग्नोसिस हुआ है 18 mm का, 18 mm। 18 एमएम का है ना सर। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, जी। ये जो फैटी लीवर दिखाया है कभी सोनोग्राफी में? नेवर। फैटी लीवर या कोई प्रॉब्लम दिखाया है लीवर में? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ना जितने भी वो पैथोलॉजिकल, वो सब कुछ क्या नॉर्मल है। या आप फ्लूइड कम लेते हो क्या? फ्लूइड में बहुत लेता हूँ, 3 से 4 लीटर पानी यहाँ भी पीता था, बाहर भी पीता हूँ, और फिर अपना वेजिटेबल जूस और ये सारी चीजें मैं करता रहा हूँ। अभी देखिए, आपका जो ये बाइल जो जमा होने का जो स्लेज बन गया है या स्लेज बनने के हाँ बाद में ये स्टोन बन गया है, जी ये जो प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली ये जी सर। स्लगिशनेस की वजह से है। बिकॉज हाँ योर हाँ लीवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ओके। योर लीवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली और स्लगिश फ्लो है जो हमारा ड्यूडेनम में आना चाहिए, वो हाँ हाँ जो ओके। फ्लो है हाँ हाँ वो कम होने की वजह से ये जमा होते जा रहा है। अगर ओके। इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, हाँ हाँ इसको बढ़ा देते हैं या हम लीवर को और एक्टिव कर देते हैं, सेल को, ओके लीवर सेल को, अगर लीवर ओके। सेल को अगर एक्टिव कर देते हैं, वो अच्छे से काम करना चालू करता है, तो मेरे हाँ ख्याल हाँ से ये प्रोडक्ट इफ विल यूज तो हाँ हाँ फुल सिस्टम पे काम करेगा ये। ओके। इट विल वर्क ऑन फुल सिस्टम, योर हार्ट, योर लंग्स, योर ब्रेन, योर स्टमक एंड दैट मोशन। बट जब क्लोरेला वगैरह जो क्लोरोफिल वगैरह है इसमें, बार्ली ग्रास है, ये सारा जो है ना आपका डिटॉक्सिफिकेशन करना चालू कर देगा। यानी पावरफुल डिटॉक्सिफायर है बार्ली ग्रास। ओके बार्ली ग्रास, क्लोरोफिल, ये सारे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। यू कैन टेक एक लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओके लेकिन आपको कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा 3 से 6 महीना, ओके। तब जाके ये कंट्रोल होगा। नहीं तो फिर और जो दूसरी जो गोली बताते हैं ना ये यूरसोडेल। आप ले सकते हो। हाँ, हाँ ऑर्थोडॉल है और फिर हाँ भी और कुछ हर्ब्स भी है, आयुर्वेदिक हर्ब्स आता है वो उसमें भी आयुर्वेदिक है। हर्ब्स आती है। हाँ, अब फिर आप एक काम करो, जी मेरा नंबर ले लो और जी मुझे बात करो, तो फिर मैं आपको जो रिहैप्टिन करके एक ये आता है वो सारा लिख के बता देता हूँ, वो आप चालू ओके करो। रिहैप्टिन, ओके। रिहैप्टिन इज गुड। आप नाम लिख लो मंगता तो रिहैप्टिन। रिहेप्टिन, हाँ, हाउ डू यू स्पेल सर? REHE हेप्टिन अपना ये, हाँ PTIN। हाँ, हेप्टिन, रिहेप्टिन इसका नाम ही है लीवर के लिए ही। ओके। इसके अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट है, आयुर्वेदिक भी है उसमें। आयुर्वेदिक कंपोजिशन है। हाँ, आयुर्वेदिक ओके कंपोजिशन। ओके ओके गुड। तो आपका नंबर ग्रुप से ही मिल जाएगा? हाँ, मैं ग्रुप राहुल भाई से बात करवा दूंगा सर आपकी। राहुल राहुल भाई को जैन मैं जी भेज से। दूंगा नंबर। जी यस जी यस जी जी जी।
तो ये मेरा अभी रिसेंटली मुझे इसी तरीके का, जिस तरीके का आप बायोसेलिक्स को कर रहे हैं, तो मुझे कोई सज्जन मुलाकात हुई, तो वो मुझे अपना DXN का है ना एक मशरूम गैनोडर्मा और ये दे रहे हैं। तो अभी उससे इतना तो बेनिफिट है कि मतलब वो पेन नहीं उठाया मुझे पिछले 6 महीने से। मैं इंडिया में हूँ तो पेन तो नहीं हुआ है। तो गैनोडर्मा GRGGL और स्पायरुलिना अरे का सर कॉम्बिनेशन सर बनाते सर हैं। मैं बता रहा हूँ, वो जो है मुझे मालूम है। आपके स्पायरुलिना जो है ना, हाँ स्पायरुलिना में और एस्टाजेंटिन में बहुत फर्क है। जी जी जी। एस्टाजेंटिन और स्पायरुलिना का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हाँ एक्चुअली हाँ क्या है मालूम है ना, जी। नाउ यू हैव बिकम कॉन्शियस। हाँ हाँ आपको पहले यस। पता नहीं था, इसकी नहीं वजह से बिल्कुल। पेन होता था। नाउ यू हैव बिकम कॉन्शियस, यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट, दैट्स व्हाई यस यू आर नॉट फीलिंग द पेन। यस तो एक एग्जैक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जी ठीक है। जी हाँ, जी। तो आप जैसा बता रहा हूँ वैसे ले लो तो सही हो ठीक है सर, जाएगा। ठीक है ठीक है। मैं यही चीज जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से आप इसको कर रहे हैं, मतलब बायोसेलिक्स को, क्या किसी तरीके कोई इस पर क्लिनिकल एविडेंसेस हैं आपके? अभी शुरू किया है सर, ये तो अभी रिसेंटली डन। क्लिनिकल एविडेंसेस आएगा ना। और ओके। यहाँ पे क्लिनिकल एविडेंसेस की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आपको हाँ क्लिनिकल एविडेंसेस चाहिए हाँ तो हाँ जितने इंग्रेडिएंट वहां पे लिखे हुए हैं, जैसे हाँ हाँ एप्पल का, हाँ हाँ सोलर वाइटिस का या एस्टाजेंथिन का, ये सारा हाँ हाँ, ऑलरेडी किया हुआ है क्लिनिकल। और कंपनी ओके। बोलती है कि ये हमने डाला है। तो हाँ उसको हाँ कंपनी ने कोई नया चीज नहीं लाया है। ओके ऐसा कोई घास उठा लिया और उसका ओके क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद, ऐसा नहीं है सर। अब ये ओके। कोक्यूटेन है। कोक्यूटेन क्या है मालूम है ना? कोक्यूटेन क्या है, आई उसके नो, साथ में आई नो बेटर फॉर हार्ट हाँ, इम्प्रूवमेंट। हाँ। रिजर्वेटॉल है, रिजर्वेटॉल है, कोक्यूटेन है, ओमेगा 369 है। इसके ऊपर हम्म। रिसर्च करने की जरूरत नहीं है सर। तो इसे एम्प्टी स्टोमक लिया जाए सर? यस यस, एम्प्टी यस स्टमक जबान के नीचे लेना है। ओके। सुबह उठते ही तो लेना है, मॉर्निंग में, विदाउट एनी मतलब किसी तरह कोई कुल्ला उल्ला किसी तरह नहीं करना कुछ है? नहीं करने का, एम्प्टी स्टमक लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है। और शाम को ओके। 5-6 बजे ले लेंगे तो दैट विल बेटर। एक पाउच इवनिंग में बिफोर मील, मतलब डिनर, उससे या पहले? 7 बिफोर 7। एकदम उठते ही सर, हाँ, जैसे ही आपकी आंख खुलती है बेड में, जैसे ही आप उठते हैं आपको जीभ के नीचे ले लेना है इमीडिएट। ओके। ओके, और रात और शाम वाला? 7 बजे आप के जब भी पहले। लें, हाँ, 7 7 बजे बजे? के पहले। और जब भी लें कम से कम 1 घंटे पहले पेट खाली होना चाहिए, और लेने के 1 घंटे बाद भी खाली होना है, मतलब कुछ नहीं खाना ओके, है। कुछ नहीं खाना। ओके, यस यस। चलिए और ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू। और थैंक यू सर। और गॉल ब्लेडर में हमें एक टेस्टिमोनी मिली थी, रमेश जैन सर है, उनको भी ये प्रॉब्लम थी, गॉल ब्लेडर में स्टोन था। तो उनका पूरी प्रॉब्लम खत्म हुई हमारे, मतलब स्टेम सेल से, प्रोडक्ट से। वेरी गुड सर। तो अगर 100% है उसे एक मोटिवेशन मिलता है, अगर है तो उनसे मेरे को थोड़ा सा वो कराइएगा कि भाई बात करें किस तरीके से था, क्या स्थिति है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो मेडिकल साइंस में होता क्या है कि 10 mm की भी है तो भाई इसे निकलवाइए, नहीं तो ल्यूमन में फंस जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत डरा देते हैं ना। तो यस यस ये सारी चीजें अगर ऐसा है तो बहुतों की जान बचाई जा सकती है और मिलके काम किया जा सकता है इस पे ना। यस सर, क्योंकि इसीलिए हम लोग ये सेशन रखते हैं, टेस्टिमोनी सेशन, की लोग अपनी आके क्या चलिए, प्रॉब्लम थी, उनको क्या बेनिफिट्स मिले, वो एक दूसरे हम लोग शेयर करते हैं आपका आपस क्या में। शुभ नाम है सर? पुनीत जैन सर, या पुनीत जैन। पुनीत जैन सर। ठीक है जैन यस साहब, सर। राहुल जी से एक बार मैं नंबर दोनों का लेकर फिर बैठ के बात करते हैं और करते हैं इस पर काम। ठीक है सर? यस यस सर, यस सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, हमारा बायोसिलिक्स प्रोडक्ट हर घर में खुशियां भर रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं दोस्तों। और कंपनी का भी ये विजन मिशन है कि इस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाया जाए दोस्तों, और हर घर में खुशियां बनी रहे। तो दोस्तों, आज डॉक्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मतलब अपना कीमती समय हमें दिया। 1 मिनट सर, पवन शर्मा सर जी ने एड्रेस किया है, मैं उनको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। हाँ, नमस्ते सर, वेलकम हाँ सर। जी नमस्कार, कैसे हो? सर बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, सर मैं पूछना चाहता था कि ये प्रोडक्ट जैसे थैलासीमिया के ऊपर पेशेंट को दे सकते हैं हम? 1 मिनट, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैलेसीमिया पेशेंट को दे सकते हैं सर? सर एक्चुअली क्या है, थैलेसीमिया जो है ब्लड डिसऑर्डर है ना। एक्चुअली ये तो हेरिडिटरी भी है ना। तो एक्चुअली क्या है, उसका कंडीशन सुधर सकता है। उसका जो ब्लड काउंट है ना, हाँ जी। RBC जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो हाँ सुधरने के बाद थैलेसीमिया में जैसे कि उसको बार बार बुखार आना या सर्दी होना या ये सब जो जो इम्यूनिटी डाउन होने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, उसके ऊपर बेनिफिट मिल सकता है। मतलब कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व करेगा, एक्चुअली उसकी डिसीज क्योर नहीं होगी उसमें। हाँ 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 हाँ, ऐसा। ठीक है। मतलब क्या, तो अगर मतलब ये देने से वो आयरन नहीं है उसका बढ़ेगा इससे?
हाँ बढ़ेगा ना। तो फिर आयरन 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 तो दे नहीं ना सकते थैलेसीमिया के पेशेंट को? अरे आयरन मेंटेन तो होना चाहिए ब्लड बनने के लिए, आरबीसी बनने के लिए मेंटेन तो आयरन अगर नहीं देते हो तो हेमोग्लोबिन, तो फिर वो उसका ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कैसे चलेगा? थोड़ा तो चाहिए ना। ये हाँ मेंटेन फ्रूट है। हम कोई नहीं, एक्चुअली थैलेसीमिया है के ना, पेशेंट को बच्चे हैं तो उनको आयरन सप्लीमेंट जो है ना बिल्कुल बंद किया हुआ है, वो सप्लीमेंट दे नहीं है, सकते। उसका इम्यूनिटी पावर जो है ना बैलेंस कर रहा है ना। ठीक है। ये आयरन सप्लीमेंट नहीं है ये, हाँ लेकिन हाँ जो जो चीज चाहिए उसको न्यूट्रिशन में जो नहीं ले रही है, जिसकी ठीक वजह है से उस काउंट में डिफरेंस आ रहा है और फिर बाद में उसको तकलीफ होने लगती है बार बार, तो वो कम हो ठीक जाएगा। है। ओके सर, ओके। कोई मतलब वो बीमारी ठीक हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जैसे वो मतलब जो बच्चा है तो 4-5 साल का है तो उसको डोज क्या रहेगी इसकी फिर? उसको उसका भी 2 ग्राम है ना, 5 साल का है हाँ तो जी, कम से कम 4 टाइम चार 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 पार्ट बनाइए। ठीक है। वन मतलब बाई एक फोर, पाउंड वन का बाई फोर 1/4। ठीक है सर, ठीक यस। है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने आज हमारा सेशन मतलब ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज बहुत अच्छी जानकारी दी हमें सबको। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और आपका दिन शुभ रहे, आप सब लोग स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली के साथ सब लोग स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, फिर कल हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे हमारा सैटरडे सेशन के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए गुड नाइट और हम अपने सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं।